Hello friends, I am Anvita Divedi from Target for IQ and I hope that you people are enjoying your quarantine period। और इस समय क्वारंटाइन पीरियड की वजह से हमारे पास ज़्यादा समय है, तो हमने आपकी स्टडीज़ को बेहतर बनाने के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप लॉन्च किया है। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। और इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको हमारे द्वारा जितने भी वीडियोज़ यहाँ पे डाले जाते हैं उन सारे वीडियोज़ के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और इसके अलावा हमारे कुछ पेड कोर्सेज़ भी चलते हैं जो कि विभिन्न राज्यों की जुडिशरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। उस पर आपको प्री और मेंस दोनों का मटेरियल मिल जाएगा और ये मटेरियल दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी। तो आप हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की उद्देशिका। इसके पहले वीडियोस में मैंने आपसे संविधान का नेचर, संविधान की प्रमुख विशेषताएं डिस्कस की हैं एंड नाउ वी विल डिस्कस संविधान की उद्देशिका। तो प्रियम्बल क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का या किसी भी अधिनियम का, जो कि संक्षिप्त रूप से हमें ये बताता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के या उस अधिनियम के जो भी उद्देश्य हैं या जो भी एस्पिरेशंस हैं या जो भी आदर्श हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन भविष्य में अचीव करना चाहता है या अचीव करने की इच्छा रखता है। इसके अलावा प्रियम्बल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और हेल्पफुल होता है किसी भी राज्य की पॉलिसी जानने के लिए या किसी भी स्टेट की के सदन की जो इंटेंशन होती है उसको जानने के लिए। जो भी कानून स्टेट बनाता है या जो भी पॉलिसीज़ बनाता है उन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके पीछे की इंटेंशन को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रियम्बल बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो ये कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। वो अपने सिटीजन्स के लिए कुछ चीज़ें सिक्योर करना चाहता है, उन कुछ गोल्स सिक्योर करना चाहता है। और ये गोल्स हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इन सारे गोल्स को, इन सारे आइडियल्स को हम आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम जान लेते हैं कि हमारे प्रियम्बल की हिस्ट्री क्या कहती है। तो हमारा जो प्रियम्बल है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट किया था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को इसे अडॉप्ट किया था। हमारा प्रियम्बल 26 नवंबर को अडॉप्ट हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी लास्ट लाइन कि इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा प्रियम्बल 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो ये इसका ड्राफ्ट है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इसे 22 जनवरी 1947 को ही अडॉप्ट कर लिया था। तो अब हम आते हैं पर्पसेस ऑफ द प्रियम्बल पे। तो जो हमारा फर्स्ट पर्पस है वो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो जो प्रियम्बल होता है या उद्देशिका होती है उसके कुछ पर्पसेस होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं। तो जिसमें से पहला उद्देश्य है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कि है पीपल ऑफ इंडिया। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया से है। इसका मतलब जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो सारी अथॉरिटीज़ इंडियन स्टेट पे, वो सारी अथॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर डिराइव करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, और कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर पीपल ऑफ इंडिया से अडॉप्ट करता है, डिराइव करता है, यानी कि सिटीजन्स से, इंडियन सिटीजन्स जो हैं उनसे अपनी पावर डिराइव करता है कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो पर्पस है इसका वो है इनैक्टिंग क्लॉज। जैसा कि हमने प्रियम्बल के एडॉप्शन में देखा है, लास्ट लाइन हमारे प्रियम्बल की, जो कि कहती है कि इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट। enact is an important word here, enact and give to ourselves this constitution। तो ये जो enactment है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हम enact कर रहे हैं, अपने आप को लागू कर रहे हैं, तो ये बेसिकली जो प्रियम्बल है वो एक डिक्लेरेशन क्लॉज है जो कि ये बताता है, डिक्लेयर करता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को enact करने जा रहे हैं। तो ये enacting क्लॉज हो गया एक तरीके से।
इसके बाद प्रियम्बल कुछ राइट्स और फ्रीडम्स देता है अपने सिटीजन्स को, जो कि हमने देखा है जस्टिस और इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें जो हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, ये राइट्स और फ्रीडम्स को डिनोट करती हैं। इसके अलावा जो प्रियम्बल है वो ये बताता है कि इंडियन स्टेट में किस तरीके की गवर्नमेंट वर्क करेगी, या जो भी गवर्नमेंट हम लोग अडॉप्ट करेंगे, जो भी गवर्नमेंट हम चूज़ करेंगे, उसका नेचर क्या होगा। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल पे। प्रियम्बल की इम्पोर्टेंस क्या है? तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जस्टिस सुब्बा राव ने गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में प्रियम्बल की इम्पोर्टेंस बताई है, और ये बताया है कि प्रियम्बल कुछ ऑब्जेक्टिव सेट आउट करता है। किसी भी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो उद्देशिका है वो कुछ ऑब्जेक्टिव सेट आउट करती है, कुछ गोल्स या कुछ आइडियल्स सेट आउट करती है, और ये आइडियल्स ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि हमारा लेजिस्लेशन भविष्य में अचीव करना चाहता है। इन फ्यूचर जो भी हमारा लेजिस्लेशन अचीव करना चाहता है उन ऑब्जेक्टिव्स को हमारा प्रियम्बल बताता है। अब प्रियम्बल का रोल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि हाउ वी कैन यूज़ द प्रियम्बल वाइल इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, वेदर प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड। तो पहले तो हमें ये डिटरमाइन करना होगा कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं। अगर पार्ट नहीं होगा तो हम इसको इंटरप्रिटेशन में यूज़ नहीं कर पाएंगे, पर अगर पार्ट है तो हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो बेरुबेरी केस इस संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। Preamble is not the part of the constitution and therefore cannot be regarded as the source of substantive power। तो इसका मतलब हम इसको किसी भी तरीके के पावर सोर्स के तौर पे नहीं देख सकते हैं, जो कि जैसा कि बोलते हैं हम लोग कि सिटीजन्स, ये प्रियम्बल बेसिकली पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को, सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर वहाँ से डिराइव करता है पीपल ऑफ इंडिया से, और प्रियम्बल ये पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इस केस में ये बात नकार दी गई थी। इसके अलावा इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उन्होंने किस उद्देश्य से या उनके मस्तिष्क ने क्या सोचकर प्रियम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस लागू किए हैं। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को की माना था, की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। तो ऐसी चाबी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के माइंड की चाबी है, माइंड को ओपन करती है और हमें ये दिखाती है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस लागू किए गए हैं वो किस उद्देश्य से लागू किए गए हैं। तो ये जजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद फिर हमारे पास आया केशव नंदा भारती जजमेंट। केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये चीज़ डिसाइड हुई थी कि पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबेरी केस के जजमेंट को इसमें पूरी तरीके से ओवररूल कर दिया था और प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना था। इस केस में ये बोला गया था कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इस केस का ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें ये बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है पर इसका बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं किया जा सकता है, यानी कि प्रियम्बल में जो भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिनोट कर रहा होगा वो हम अमेंड नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है केशव नंदा भारती केस का, वो ये बोला है प्रियम्बल को लेकर, उसमें ये बोला गया है कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंस होल्ड करता है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा प्रियम्बल में जो आइडल्स दिए गए हैं या जो भी प्रियम्बल की दूरदर्शिता है, जो भी नोबल विजन प्रियम्बल में दिए गए हैं जिनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भविष्य में अडॉप्ट करना चाहता है, उन्हीं विजन्स को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को की व्याख्या की जानी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन है वो हमेशा प्रियम्बल में दिए गए विजन्स को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल।
तो ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम आते हैं कीवर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल पे। तो हमें पता है हमारे प्रियम्बल के कीवर्ड्स क्या हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब यहाँ पर ये देखिए नेचर बता रहा है कि हमारे पास किस तरीके की गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, रिपब्लिक जो हमारा भारतीय राज्य है वो एक भारतीय गणराज्य के रूप में आएगा, और इसके अलावा ये सॉवरेन स्टेट होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा। तो बेसिकली नेचर और टाइप ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे बताया गया है। अब सॉवरेन क्या होता है, सॉवरेन का मतलब है संप्रभुता। ये सॉवरेन जो वर्ड है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आर्टिकल 5 ऑफ आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सॉवरेन वर्ड को मेंशन करता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी बाहरी अथॉरिटी या कोई भी बाहरी देश हमारे देश में इंटरवीन नहीं कर सकता है, हमारे देश के किसी भी आंतरिक या बाह्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम माना जाएगा। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉ ऑफ द लैंड, तो वहीं पे वही सुप्रीम होगा और कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें गवर्न करेगा बेसिकली। अब इससे रिलेटेड एक केस है सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें ये बताया गया था कि सॉवरेन टर्म यहाँ पे ये बताता है कि जो भारत है, इंडिया है, वो किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं आता है, उसमें किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताया गया था वो ये बताया गया था कि जो हमारा स्टेट है वो किसी भी विषय पर लॉ बना सकता है जब तक कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना हो। अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, तो वो लॉ वैलिड होगा। थर्ड पॉइंट इस केस में ये बताया गया था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो इस केस की इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है, वो ये है कि कोई भी स्टेट तब तक कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू कर सकता है जब तक कि वो सॉवरेन ना हो। और इंडिया में चूँकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू है तो इसका मतलब कि हमारा देश सॉवरेन नेशन है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट वर्ड पे, जो कि सोशलिस्ट वर्ड है। सोशलिस्ट वर्ड पहले प्रियम्बल में नहीं था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इस वर्ड को नहीं डाला था। इट हैज़ बीन एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976। इमरजेंसी पीरियड में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इस वर्ड को प्रियम्बल में डाला था। सोशलिज्म का यहाँ पे मतलब है स्टेट ओनरशिप प्लस प्राइवेट ओनरशिप। वैसे तो सोशलिज्म ये कहता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं और जितने भी मटीरियलिस्टिक रिसोर्सेज हैं वो सारे स्टेट के अंडर में आने चाहिए, यानी कि वो सारे के सारे स्टेट उन सारे रिसोर्सेज पे स्टेट का अधिकार होना चाहिए। पर इंडिया में हमने मिक्स्ड इकोनॉमी कल्चर को अडॉप्ट किया है और इसमें हम प्राइवेट ओनरशिप को भी महत्व देते हैं और स्टेट ओनरशिप को भी महत्व देते हैं। और इस सोशलिज्म को हम लोकतांत्रिक समाजवाद का नाम देते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मतलब हम कम्युनिज्म नहीं फॉलो करते हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो करते हैं और इसके साथ साथ हम सोशलिज्म के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो कि सोशलिज्म का जो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है वो है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। हर किसी को एक समान रूप से एक अच्छी और एक संभ्रांत लाइफ मिल सके, तो that is what called the democratic socialism. It is a blend of Marxism plus Gandhian socialism. और इसमें 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं। एक एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये बात बोली गई है कि हम इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस केस में बेसिकली ये बताया गया था कि भले ही जो हमारा कोर्ट है वो सोशलिस्ट वर्ड के लागू हो जाने के बाद जितनी भी कंपनीज़ हैं या जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके नेशनलाइजेशन की तरफ झुक जाए या उनके नेशनलाइजेशन को फेवर करे, लेकिन हम सोशलिज़म को इस हद तक प्रिवेल नहीं करा सकते हैं ताकि हमारी जो प्राइवेट ओनरशिप है वो पूरी तरीके से इग्नोर हो जाए, क्योंकि वास्ट मेजॉरिटी इंडिया में प्राइवेट ओनरशिप रखती है, तो हम उनके इंटरेस्ट को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात की गई थी कि जितने भी समाज के डिप्राइव्ड लोग हैं, जितने भी लोग हमारे समाज के लोअर स्ट्रेटा का हिस्सा हैं, उनको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिल सके, एक सभ्य समाज में जीने का मौका मिल सके और
वो भी अपना जीवन यापन डिग्निटी के साथ कर सकें। तो ये इस केस में बात की गई थी। इसके अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट केस है वो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि हम समाज में इक्वालिटी प्रिवेल कराएं, इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, लोगों को बेसिकली इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ना हो कि एक व्यक्ति के पास धन संचय बहुत अधिक है और दूसरा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गरीब है। तो ये इनजस्टिस प्रिवेल नहीं होना चाहिए, ये इकोनॉमिक इनजस्टिस में आता है। इस तरह की सिचुएशन प्रिवेल नहीं होनी चाहिए। एक समन्वय बना रहना चाहिए समाज के सारे वर्गों के बीच में, और एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। तो इस सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को के लिए इस केस में ये बोला गया था कि हम फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें समन्वय स्थापित करके स्टेट को ये प्रयास करना चाहिए कि वो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस प्रिवेल करा सके। अब हम आते हैं सेक्युलरिज्म पे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेक्युलरिज्म जो वर्ड है ये भी 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा लागू किया गया था। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ओरिजिनली इंक्लूडेड नहीं है। और इसका मतलब ये होता है कि जो स्टेट है वो किसी भी तरीके के रिलीजन को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट एंटी रिलीजियस है। इसका मतलब ये होता है कि स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को या किसी भी एक धर्म विशेष को प्रश्रय नहीं देता है, आश्रय नहीं देता है। हर सिटीज़न यहाँ पे अपनी चॉइस का रिलीजन फॉलो कर सकता है, स्टेटस पे कोई आपत्ति भी नहीं करता है। और ये जो प्रोविजंस हैं ये आर्टिकल 25 to 28 में हम क्लियरली देख सकते हैं। इसके अलावा SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बताया गया था कि सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसे किसी भी तरीके से इसका मतलब अमेंड नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे संविधान का। अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सेक्युलरिज्म की मीनिंग बताई गई थी कि सेक्युलरिज्म की एक पॉजिटिव मीनिंग होती है जो कि हमें दूसरों के धर्म की रिस्पेक्ट करना सिखाती है, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करना सिखाती है, उस रिलीजन को प्रगतिशीलता के साथ और एक ब्रॉड माइंडेड सोच के साथ एक्सेप्ट करना सिखाती है। नाउ डेमोक्रेटिक, जो लोकतांत्रिक शब्द है, तो जैसा कि हमें पता है कि ये लोकतांत्रिक शब्द हमारी गवर्नमेंट के नेचर को बताता है कि हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें किस तरीके की गवर्नमेंट को फॉलो करने के लिए बोलता है, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके की गवर्नमेंट को फॉलो करने के लिए अलाउ करता है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा टाइप ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जो कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है और ये गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाती है। इट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल। सो डेमोक्रेसी का मतलब, जैसा कि हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, अब्राहम लिंकन ने दी थी कि डेमोक्रेसी इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो ये लोगों के द्वारा चुनी जाने वाली, लोगों के लिए चुनी जाने वाली गवर्नमेंट होती है। पीपल्स चॉइस इज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि प्रियम्बल में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ही सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हम ही सोर्स ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसीलिए यहाँ पे हमने ऐसी गवर्नमेंट का चुनाव किया जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाती है। फिर आते हैं SR बोमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में पहले हमने बताया कि इस केस में सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया था। इसके अलावा इस केस में डेमोक्रेसी को भी बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है कि डेमोक्रेसी भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब हम आते हैं कि रिपब्लिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो सॉरी मैं यहाँ पे गलती से नॉट इलेक्टेड लिख गई हूँ, इसको मैं काट देती हूँ। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वो इलेक्टेड होगा। हमारा रिपब्लिक वर्ड बेसिकली आपको ये बताता है कि यहाँ पे मोनार्की सिस्टम लागू नहीं होगा, जैसा कि ब्रिटेन में है मोनार्क रूल करता है, मोनार्क उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हमेशा इलेक्ट किया जाता है। हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे जो पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। तो इस संदर्भ में केस है RC पोड्याल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बेसिकली जो लोकतांत्रिक गणतंत्र होता है उसका मीनिंग बताया गया है। ये केस बेसिकली ये बताता है कि जो लोगों की पावर होती है वही लोकतांत्रिक गणतंत्र होती है। और
बेसिकली ये लोगों की पावर, हम किस तरीके से लोगों की पावर को प्रैक्टिस में ला सकते हैं, इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन लोगों का हो सकता है गवर्नमेंट में, उस बात को दर्शाता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब ही यही होता है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करें। इसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रियम्बल में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रियम्बल क्या बताता है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है प्रियम्बल का जस्टिस, और ये जस्टिस तीन संदर्भ में होना चाहिए, एक सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस हम इंश्योर कैसे करेंगे? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस हम डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के थ्रू इंश्योर करेंगे। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, 16 है, 17 है, 21 है। ये सब कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कि हमें सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय दिलवाते हैं। जो इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में, मैन एंड वीमेन के बीच में, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन और क्रीड और जेंडर। तो इन सारे बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और हर इक्वल काम के लिए इक्वल पे मिलनी चाहिए। इसके अलावा पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी एब्सेंस ऑफ अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन से मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करने के लिए डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ हिज कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कल्चर और जेंडर। सिर्फ यहाँ पे एडल्ट सफरेज का रूल लागू होता है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए वोट कर सकते हैं। एवरीवन हैज़ अ राइट टू वोट इफ ही इज अबव 18 years of his age, and he or she will not be discriminated on the basis of gender, caste, creed, religion and culture. तो यहाँ पे एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन का केस है। इसमें सोशल जस्टिस को अटेन करने की बात की गई है कि सोशल जस्टिस का मेन एम ये होता है कि हम सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी अटेन कर सकें। सोशली हम किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करें समाज के तौर पे, और जैसे कि अनटचेबिलिटी एक प्रैक्टिस होती थी पहले, तो उसके लिए आर्टिकल 17 दिया गया है। तो हम समाज में किसी भी व्यक्ति में भेदभाव ना करें, हम सभी बराबर हैं, इस बात का हम ध्यान रखें। और इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है कि हर किसी व्यक्ति का समान रूप से भारत की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन हो, भारतीय राजनीति में उसका पार्टिसिपेशन हो। फिर सोशल जस्टिस, इस केस में जो दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बताई गई है कि सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है कि जितने भी पुअर हैं, वीक हैं, दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, या जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का, हमारे समाज का ऐसा तबका जो कि वंचित है कुछ मूलभूत सुविधाओं से, किसी कारणवश वंचित रह गया, उन सारे सेक्शंस को हम बेसिकली उनकी जो सफरिंग्स हैं उनको कम करने का प्रयास करें। यही सोशल जस्टिस है। उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सफरिंग्स को कम कर सकते हैं और उनको इक्वल स्टेटस पे ला सकते हैं, वो सोशल जस्टिस है। टू एलिवेट देम टू द लेवल ऑफ इक्वालिटी, टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, और उनको एक डिग्निटी की लाइफ प्रदान कर सकें, एक संभ्रांत और एक सुसभ्य जीवन प्रदान कर सकें। फिर आता है लिबर्टी। लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यहाँ पे आर्टिकल 19 सबसे इंपॉर्टेंट है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की वजह से। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है आर्टिकल 19। तो हमारे प्रियम्बल में भी जो ये बात की गई है कि हमें थॉट और एक्सप्रेशन की लिबर्टी मिलनी चाहिए, वो आर्टिकल 19 इंश्योर करता है। इसके अलावा जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हमारे फेथ्स हैं और जो वर्शिप हैं, उनकी छूट हमें संविधान देता है कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकें, किसी भी बिलीफ को फॉलो कर सकें, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 में इंश्योर किया गया है।
फिर बात आती है इक्वालिटी की, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे दो तरीके की इक्वालिटी की बात की गई है कि हमें समान रूप से सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, यानी कि जितनी भी संभावनाएं देश में हैं उन सभी संभावनाओं में हर व्यक्ति को समान रूप से पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, और सबका जो दर्जा है वो बराबर का हो, कोई भी वर्ग किसी से ऊंचा ना हो और कोई भी वर्ग किसी से नीचा ना हो। तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, जो कि जो नीति निर्देशक तत्व है हमारे DPSP है वो इंश्योर करता है विभिन्न अपने विभिन्न आर्टिकल्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 39 है ये जिसमें इक्वल पे और इक्वल वर्क फॉर इक्वल वर्क की बात करते हैं। इसके अलावा और भी आर्टिकल्स हैं DPSP में। फिर आती है फ्रेटर्निटी की बात। फ्रेटर्निटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रियम्बल। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भ्रातृत्व, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। ये इसलिए नेसेसरी है क्योंकि इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे आप देखते हैं कि हर एक सिटी का, हर एक स्टेट का अपना एक अलग कल्चर है, डिफरेंट तरीके की डायलेक्ट्स हैं, डिफरेंट तरीके की लैंग्वेजेस हम लोग बोलते हैं, और बहुत सारे बिलीव, बहुत सारे फेथ और बहुत सारे रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इन सब में स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए कि हम सब एक हैं, वी आर वन एंड वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो बेसिकली ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता है फ्रेटर्निटी। और इसके अलावा ये हर इंडिविजुअल की, प्रत्येक नागरिक की डिग्निटी को भी एश्योर करता है। और ये आर्टिकल 21 में भी इस बात को, बेसिकली आर्टिकल 21 भी जो फ्रेटर्निटी प्रियम्बल में जिस फ्रेटर्निटी की बात की गई है, आर्टिकल 21 उसे एम्पावर करता है, उसे इंश्योर करता है। अब इस संदर्भ में दो केस हैं इंपॉर्टेंट, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये बोला गया है कि जो राइट टू लाइफ है, यानी कि आर्टिकल 21 है, वो राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी को इंक्लूड करता है। जो हमारा जीने का अधिकार है उसमें डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार शामिल है। और फ्रांसिस कोरेली वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में भी सेम बात बोली गई है कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। फिर हमारा जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है, अखंडता एवं अक्षुण्णता। यहाँ ये जो इंटीग्रिटी वर्ड है ये भी 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा लागू किया गया है। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा तीन ऐसे वर्ड्स हैं प्रियम्बल में जो कि लागू किए गए हैं, एक सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर और तीसरा इंटीग्रिटी। अब यहाँ पे यूनिटी और इंटीग्रिटी से मतलब है आर्टिकल 1 को ये डिनोट करता है कि आर्टिकल 1 में हमने फेडरेशन वर्ड ना यूज़ करके यूनियन वर्ड यूज़ किया है कि इट इज़ द यूनियन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि भारत एक यूनाइटेड नेशन है, इसके जो स्टेट हैं वो इससे अलग नहीं हो सकते हैं। अखंड जो इसके स्टेट हैं वो भारत का अखंड हिस्सा है। फिर इसके अलावा आर्टिकल 19 कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भारत की अखंडता और अक्षुण्णता को बनाए रखने के संदर्भ में लगाए जाते हैं। भारतीय संविधान जो भी मौलिक अधिकार देता है उन मौलिक अधिकारों के ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, और ये रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाए जाते हैं सो दैट वी कैन मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन वी कैन स्टेट कैन पुट दिस रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम, ये फंडामेंटल राइट्स। सो ये तो ही ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा जो प्रियम्बल था, ये हमने देखा कि किस तरीके से हमारा प्रियम्बल इम्पॉर्टेंट है, उसके क्या पर्पसेस हैं और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे प्रियम्बल पे बेस्ड। तो बी सेफ एंड स्टडी हार्ड एंड बाय बाय।